चैप्टर और बचे हैं, है ना, बाकी तो पैथो साफ। चलो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, डियोडनम, जेजुनम और इलियम। ये स्मॉल है क्योंकि इसकी ल्यूमेन नैरो है, बाकी इसकी लंबाई तो ज्यादा है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर सबसे पहले सीकम आता है, सीकम के बाद में आता है असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन। उसके बाद में आता है रेक्टम, सबसे आखिरी में आता है एनल कैनाल। जीआईटी का मेन काम है इंजेशन यानी खाना निगलना, डाइजेशन यानी खाना पचाना, और एब्जॉर्प्शन यानी खाने को अवशोषित करना, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको, माइक ऑफ करो दिव्या, और जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज और विटामिन है, वाटर है, वो जिस भी रिक्वायर्ड टिश्यू को जरूरत है उसको पहुंचाना वो ब्लड करता है। और जीआईटी का एक, और फिर है एक्सक्रीशन। उसके बाद जो कचरा बच जाता है जो हमारे काम का नहीं है, उसको डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू में भी हम बाहर फेंकते हैं। आप लोगों ने सेलाइवरी जूस का फंक्शन पढ़ा होगा, गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन पढ़ा होगा, बाइल जूस का फंक्शन पढ़ा था, पेनक्लिक जूस का फंक्शन पढ़ा था कि heavy metals, toxin, bacteria, virus, which are excreted through the digestive juices. तो जो खाने के साथ कचरा आता है उसको भी, और जो शरीर में और दूसरे मेटल्स वेटल्स होते हैं उनको भी हमारा जीआईटी स्टूल के थ्रू बाहर करता है। इसको हम डेफिकेशन बोलते हैं। तो चंद 4-5 बीमारियां हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन है वो है पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर है ना, ये बिल्कुल मेरी बात रिकॉर्ड कर लो। ये सेकंड ईयर में भी है, ये थर्ड ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछते हैं, और ये फोर्थ ईयर में भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में है। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं, है ना, पेप्टिक अल्सर शायद आज आएगा, यदि वो पढ़ेंगे तो वो सारे साल काम आएगा, और जिंदगी भर मरीज भी आएंगे। डॉक्टर साहब एसिडिटी होती है, डॉक्टर साहब एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है, तो बहुत मरीज आएंगे, बहुत। हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जीआईटी। चलो, जीआईटी में देखो इसोफेगस दे रखा सबसे पहले, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन एक चीज जरूर बता दूंगा आपको कि थर्ड ईयर में एक टॉपिक है फिस्चुला। फिस्चुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ट्यूब्स और टू कैविटीज और टू विसरास और टू सरफेस। कोई दो ट्यूब, कोई दो विसरा, दो कैविटी यदि असामान्य तरीके से कनेक्ट हो जाए, जैसे ईसोफेगस और ट्रेकिया, ये बिल्कुल करीब करीब ही रहते हैं, बड़े कनेक्टेड तो नहीं है। यदि ये कनेक्ट हो जाए तो इसको हम फिस्चुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिस्चुला। तो एक बीमारी है, उसका नाम है ईसोफेजियल या ट्रेक्यो ईसोफेजियल फिस्चुला। ठीक है, और ये डेवलपमेंटल एरर भी हो सकती है, या कार्सिनोमा ग्रोथ हो जाए और वो फूट फाट के कहीं ट्रेकिया वेकिया में घुस जाए इसोफेगस का, तो फिस्चुला बन सकती है। बट जनरली मुझे लगता नहीं कभी आप इसके लाइफ में कभी मरीज देख पाओगे, मुश्किल है। ठीक है, तो थर्ड ईयर में पढ़ना है, ये आप पढ़ोगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आता है, एक्लेशिया कार्डिया। एक्लेशिया कार्डिया मिल गया सबको? सबके पास बुक तो होगी। ये बहुत इजी एक टॉपिक है, मुझे लगता है 2 नंबर 4 लाइन का ही ये क्वेश्चन है। हाँ, मतलब आंसर है वो ये कि जो हमारा कार्डियक ओरिफिस होता है स्टमक का, स्टमक जानते हो आप, जे शेप्ड होता है, तो जहां पर इसोफेगस स्टमक से मिलती है, वहां पर एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जस्ट कार्डियक ओरिफिस ऑफ द स्टमक के वहां पर। और कभी कभी इसमें स्पाज्म आ जाते हैं, तो जो स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है। ये नेरो हो गया, तो क्या होता है बेटा, टाइम पे आया करो, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ एक्लेशिया कार्डिया, कार्डियो स्पाज्म ऑफ इसोफेगस, हम जीआईटी स्टार्ट किए हैं। तो कार्डियक ओरिफिस जो होता है स्टमक का, वो उसमें स्फिंक्टर होता है, लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब जानते हो ना, खुलना बंद होना काम है इनका, बस ऊपर से खाना आया तो खुलते हैं, वापस खाना आ गया नीचे वापस बंद हो जाते हैं।
जिससे खाना नीचे से ऊपर ना जा पाए। कभी कभी इसमें स्पाज्म आ जाते हैं, वो सिकुड़ के नेरो हो जाता है ये स्फिंक्टर। तो क्या होता है, खाने में निगलने में यहाँ पर एकदम बहुत तकलीफ होती है, एकदम से यहाँ सीने पे बहुत दर्द होता है। तो इसको बोलते हैं एक्लेजिया कार्डियम या कार्डियो स्पाज्म। एक मेडिसिन है एबिस एबिस्केन। उस एबिस्केन, ये होम्योपैथिक रेमेडी है, उसमें पेशेंट बोलता है उसको यही एक्लेजिया कार्डिया ही होता है। बट हैनीमैन साहब ने तो जो भी लिखा है सिम्टम्स, वो इंसानों की लैंग्वेज में लिखा है ना। वो उन्होंने ये नहीं लिखा कि यार कार्डियक ओरिफिस नैरो है। उन्होंने क्या बोला कि पेशेंट को लगता है एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग इज लॉज्ड ओवर द कार्डियक ओरिफिस। बोला डॉक्टर साहब निकलने में ऐसी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं अंडा फंसेला है। ओ बाप रे, जरा भी निकलाता नहीं, वो सब फंस जाता है डॉक्टर साहब, घबराहट होती है। ने कहीं ना डकार निकलती है ना, बाप रे डॉक्टर साहब पानी पी पी के करना पड़ता है, बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कत होती है। दैट इज एक्लेजी, एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग इज लॉज्ड इन कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस पर कोई अंडा फंस गया है, अंडा तो खाया नहीं तो फंसेगा कैसे। तो वो क्या हो रहा है, वो नेरो हो गया ना रास्ता। ठीक। एक्लेजिया विसोफेगस इज अ न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन, स्फिंक्टर की प्रॉब्लम है, ड्यू टू विच द कार्डियक स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स। कार्डियक स्फिंक्टर ज्यादा रिलैक्स नहीं हो पाता, उसमें स्पाज्म आ गया है, दरवाजा सिकुड़ गया है इसका। पहले इतना बड़ा दरवाजा था, जो भी खा रहे तो बढ़िया निकल रहा था, अब दरवाजा सिकुड़ गया है और वो रिलैक्स नहीं हो रहा। ठीक है, ड्यूरिंग द swallowing, निकलते वक्त रिलैक्स नहीं होता, और इस वजह से डिस्फेजिया होता है, निकलने में तकलीफ पड़ती है बहुत ज्यादा। और यहाँ तो सब निकल जाते हैं, अटकता यहाँ है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वजह ये न्यूरॉन की प्रॉब्लम है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की प्रॉब्लम है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ट्रांसमीटर की प्रॉब्लम है ना, सोडियम की कमी, कैल्शियम की कमी, जिसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन नहीं होता, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो ये एक क्वेश्चन था, वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाइटस हर्निया। आप में से कुछ लोग अभी जस्ट फर्स्ट ईयर पास होके आए हैं, या अभी फर्स्ट ईयर एग्जाम भी पूरी नहीं हुई, बट ठीक है, पढ़ा तो होगा लेटेस्ट में आपने। तो हम हाइटस हर्निया स्टार्ट कर रहे हैं। हाइटस का मतलब होता है ओपनिंग, ओपनिंग छेद। तो और हर्निया का मतलब होता है एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ पार्ट, एक हिस्से से कोई चीज कहीं और चली जाए, इसको हर्निया बोलते हैं। आपने इंग्वाइनल कैनाल पढ़ी होगी, उसमें इंग्वाइनल हर्निया होता है। फीमोरल कैनाल पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, फीमोरल ट्रेंगल में फीमोरल हर्निया होता है। तो हाइटस हर्निया मतलब कोई छेद है, उसमें से कोई चीज जो है वो इधर उधर निकल गई है। तो मैं आपको बता दूं, या पहले आपसे पूछता हूँ, डायफ्राम में 3 मेजर ओपनिंग कौन कौन सी होती है। डायफ्राम जो कि एक मसल्स है, 3 मुख्य ओपनिंग कौन कौन सी होती है, बताओ। सर और एओर्टिक ओपनिंग और वीना केवल और ट्रेकिया। ट्रेकिया तो नहीं। ईसोफेगल ओपनिंग, इंफीरियर वेना केवा। चलो मैं बताता हूँ, एट द लेवल ऑफ T12 एओर्टिक ओपनिंग होती है, एट द लेवल ऑफ T10 वेना केवल, वेना केवा आईवीसी की ओपनिंग होती है, और एट द लेवल ऑफ T8 थोरेसिक वर्टिब्रा 8, उस पे ईसोफेजल ओपनिंग होती है। ईसोफेगस की ओपनिंग से आर्टरी वार्टरी भी, थोड़ी सी गैस्ट्रिक आर्टरी वगैरह गुजरती है, वेगस नर्व भी गुजरती है। तो ये 3 मुख्य ओपनिंग है, और इन मुख्य ओपनिंग्स के वहां पे बढ़िया ऐसी वाइसर जैसी स्ट्रक्चर है डायफ्राम में, कि हवा का दाना भी इधर से उधर नहीं हो सकता, है ना। तो ये इसोफेगस आ रही है आ रही है आ रही है, और फिर यह डायफ्राम है, उसके जस्ट नीचे इसोफेगस जो है वो क्या क्या बन जाता है, फिर स्टमक। देखो आपको ये फोटो में दिखा रहा हूँ, दिस इज, इसमें आपको इसोफेगस दिख रही है, छेद है, और अब यहाँ से स्टमक आ गया है। इस छेद को हम ईसोफेजल हाइटस बोलते हैं, ईसोफेजल ओपनिंग। कभी कभी बुढ़ापे में खास खास के, या किसी की ईसोफेगस ही छोटी है तो वो स्टमक को ऊपर खींच रहा है,
है ना, या बार बार प्रेगनेंसी हो कि इंट्रा एब्डोमेनल प्रेशर बढ़ रहा है तो वो स्टमक को ऊपर धक्का मार रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है, मेरास्मस है ना, कमजोरी है, टीबी है, इन सब वजहों से डायफ्राम कमजोर हो गया, प्रेशर बढ़ने बढ़ने की वजह से वो जो एयर टाइट ओपनिंग थी वो अब थोड़ी ढीली हो गई। और जैसे ही वो ओपनिंग थोड़ी ढीली हुई तो स्टमक का कुछ हिस्सा टपक कर या उछल कर ऊपर आ गया। इसका भी फोटो आपकी बुक में है, ये देखिए स्टमक का कुछ हिस्सा उछल कर या ऊपर आ गया है और ईसोफेजल ओपनिंग क्रॉस कर गया है। इसी बीमारी का नाम है हाइटस हर्निया। क्या नाम है? हाइटस हर्निया। भैया सुशील टाइम पे आया करो, है ना। चलो, तो हाइटस हर्निया मैंने अभी एक्लेजिया कार्डिया पढ़ाया, कार्डियक ओरिफिस ऑफ स्टमक में स्पाज्म आ जाता है। तो एबिस नाइग्रा में, एबिस केन में जो सिम्टम है कि जैसे अंडा उबला हुआ अंडा फंस गया ऐसा लगता है सीने में, और डिस्फेजिया होता है, निगलने में तकलीफ होती है। अब हाइटस हर्निया पढ़ा रहा हूँ, इसोफेगस ओपनिंग जो डायफ्राम में पाई जाती है एट द लेवल ऑफ T8 थोरेसिक 8 वर्टिब्रा पे, वो खांसने की वजह से, बार बार प्रेगनेंसी की वजह से, इंट्रा एब्डोमेनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, इसोफेगस के शॉर्ट होने की वजह से, या बुढ़ापे की वजह से, या फिर ओबेसिटी की वजह से, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से वो ढीली हो जाती है और इस ढीली ओपनिंग में स्टमक उछलकर ऊपर पहुंच जाता है। अब क्या होगा? अब समस्या ये है कि स्टमक नीचे था तो लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर के नीचे था, तो गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो बनेगा वो इसोफेगस में नहीं आ पाएगा, आएगा भी तो बहुत कम मात्रा में। अब ये साला स्टमक ऊपर पहुंच गया है, वो इसोफेजल स्फिंक्टर के भी ऊपर पहुंच गया है। तो अब क्या होगा? अब ये लफड़ा होगा कि जब जब भी स्टमक से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा तो इसोफेगस पूरी बर्न आउट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन, केमिकल इन्फ्लामेशन, क्योंकि हमारे गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो पूरा वाट लगा देगा हमारी इसोफेगस को। इस बीमारी को बोलते हैं रिफ्लक्स इजोफेजाइटिस। पूरा रिफ्लक्स, जो गैस्ट्रिक जूस रिफ्लक्स कर गया है, पूरा इसोफेगस इन्फ्लेम्ड हो गया है। तो क्या बेसिक सिम्टम्स आएंगे? एक तो पूरा इसोफेगस इन्फ्लेम्ड हो गया है तो सूजन आ जाता है, तो एक तो इसोफेगस की ओपनिंग नैरो हो जाएगी तो निगलने में तकलीफ पड़ेगी, डिस्फेजिया होगा। दूसरा जलन होगी। डॉक्टर साहब ये देखो, डॉक्टर साहब ये यहाँ बहुत जलन हो रही है डॉक्टर साहब, ये जो मैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्रोस्टनल बर्निंग। इसी का एक और नाम है हार्ट बर्न। अरे डॉक्टर साहब दिल जले, हम तो दिल जले, हार्ट बर्न, दिल जले, हार्ट बर्न। और इसी को पायरोसिस भी बोलते हैं। पायरोसिस मतलब ऑल्सो दिल जले। बोले डॉक्टर साहब सीने में जलन हो रही है बहुत डॉक्टर साहब, रिट्रोस्टनल बर्निंग, क्योंकि एसिड ऊपर आ गया है, ये भी मिलता है। इसके अलावा सोर वाटर ब्रश, खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा पानी मुंह में आ जाता है, क्यों? वो डकार, सोर वाटर ब्रश और सोर इरेक्टेशन। सोर इरेक्टेशन, सोर वाटर ब्रश मतलब खट्टी डकार आती है, खट्टा कड़वा पानी मुंह में आ जाता है क्योंकि HCl मुंह में आ रहा है, क्योंकि अब स्फिंक्टर तो है ही नहीं जो उसको रोके। और ये सारे सिम्टम झुकने पे पड़ रहे हैं। क्यों? आप झुकोगे तो क्या होगा? झुकोगे तो क्या होगा? पेट पर जोर आएगा, और पेट पे जोर आएगा तो स्टमक दबेगा, स्टमक दबेगा तो गैस्ट्रिक जूस का फव्वारा जो छूटेगा ऊपर की तरफ, इसोफेगस में जलन होगी, मुंह में कड़वा पानी आ जाएगा। तो ऑल सिम्टम ऑफ हाइटस हर्निया विल एग्रावेटेड थ्रू, या स्टूपिंग की वजह से, झुकने से, या कोई भारी सामान उठा रहे हो, खांसने से, इन सब से प्रेशर बढ़ेगा और सिम्टम बढ़ जाएगा। तो ये हाइटस हर्निया है, सर्जरी करना पड़ती है, एसिलॉक, पेंटोसिड, एंटी एसिडिक ड्रग्स देने पड़ते हैं जो एसिडिटी को कम करे, है ना। बाकी ऐसा कोई इलाज नहीं, सर्जरी करना पड़ती है। पढ़े इसको। हाइटस हर्निया इज अ हर्निएशन। हर्निएशन मतलब एबनॉर्मल प्रोट्रूजन, कोई अंग वहां पर नहीं होना चाहिए था। अब मुझे बताओ, स्टमक क्या थोरेक्स में होना चाहिए? नहीं, क्यों गया वहां पे? ये है एबनॉर्मल प्रोट्रूजन, इसी को हर्निया बोलते हैं। आपकी आंतें क्या इंगुइनल कैनाल में होना चाहिए? नहीं, क्यों गई? गई तो उसको इंगुइनल हर्निया बोलेंगे। आपकी आंतें क्या फीमोरल ट्रायंगल में घुसना चाहिए थी क्या? नहीं, फीमोरल कैनाल में क्यों घुसी? फीमोरल हर्निया, ऑब्चुरेटर हर्निया, इंसिजनल हर्निया, देयर आर सो मेनी हर्निया, अब बहुत सारे हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, जमाने भर की इधर उधर चीजें पहुंच जाती, ठीक है। तो हर्निएशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टमक
through the esophageal opening या esophageal hiatus of diaphragm. ठीक है, तो ये डायफ्रेगमेटिक हर्निया होता है, इसको डायफ्रेगमेटिक हर्निया बोलते हैं. द कंडीशन इज डायग्नोज्ड रेडियोलॉजिकली, सोनोग्राफी कराओगे, एक्सरे कराओगे, बेरियम मिल तभी मालूम पड़ेगा, है ना. हालांकि 5% व्यक्ति जो होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि हल्का फुल्का स्टमक का हिस्सा ही ऊपर गया होता है, तो थोड़ा वो डकार वकार आ भी रही तो उसको मालूम नहीं पड़ रही, थोड़ा सीने में जलन हो भी रही तो इतना पल्ले नहीं पड़ रहा. बट यदि सिम्टम्स आएंगे तो क्या आएंगे, तो महिलाओं को ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं को प्रेगनेंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है. तो क्लिनिकल फीचर आता है हार्ट बर्न. हार्ट बर्न का एक और नाम क्या है, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग. और एक क्या नाम है, पायरोसिस. क्रियोजोट करके एक दवाई है, उसमें पढ़ना लिखेगा, पायरोसिस मिलेगा आपको. ठीक है, तो सीने में जलन हो रही डॉक्टर साहब, है ना. रिगेजिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द माउथ, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, सोर वाटर ब्रश. साहब कड़वा कड़वा पानी आ रहा है, डकार डकार बहुत आती है, कड़वा पानी बहुत आता है, पेशेंट ये बोलता है. और ऑल सिम्टम विच वर वर्सन ड्यू टू हेवी वर्क लिफ्ट. ठीक है, टाइम पे आया करो. हम लोग हाइटस हर्निया पढ़ रहे हैं, तो डायफ्राम की जो ओपनिंग होती है उससे स्टमक ऊपर पहुंच जाता है थोरेक्स में, तो रिट्रोस्टर्नल बर्निंग मिलती है सिम्टम्स में, सोर वाटर ब्रश और इरेक्टेशन होते हैं. और ये सारे सिम्टम हेवी वर्क करने से, भारी सामान उठाने से या झुकने से बढ़ जाते हैं, क्योंकि एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, जिससे एचसीएल इसोफेगस में जाता है. और इसी बीमारी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स इजोफेजाइटिस या गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज, GORD, जो आपको बोलना हो, आगे लिखा भी है. ठीक है, तो इसकी वजह कॉन्जेनिटल शॉर्ट इसोफेगस हो सकता है. इसके अलावा एजिंग की वजह से डायफ्राम की मसल्स वीक हो गई है, बार बार इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल ट्यूमर, या फिर कोई इन्फ्लामेटरी स्पाज्म वगैरह आ गए हैं, या ओबेस पर्सन के अंदर मसल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो भी मसल्स वीक हो जाती है. तो ये कुछ वजह है. माल न्यूट्रिशन है, व्यक्ति मेरास्मस में है, कुपोषण है, प्रोटीन ही नहीं है, और डायफ्राम भी तो मसल्स है प्रोटीन की बनाई ली है, तो ये लफड़ा होता है. इट इज ऑल अबाउट हाइटस हर्नी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ इसोफेजियल वेब्स. कभी कभी इसोफेगस में वेब बन जाती है, जाले. और मैंने शायद आपको ये बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ऐसा होता है कि इसोफेगस में वेब्स बन जाती है, जिससे उसकी ल्यूमेन नैरो हो जाती है और निकलने में बेहतरीन तकलीफ होती है, डिस्फेजिया होता है. इस बीमारी को प्लमर विल्सन सिंड्रोम बोलते हैं, प्लमर विल्सन सिंड्रोम. इसी का एक और नाम है पीटरसन केली सिंड्रोम. आपको जो स्पेलिंग याद आ जाए वो लिख देना, पीटरसन केली या प्लमर विल्सन, जो अच्छे है ना. नेक्स्ट टॉपिक है हिमेटिमेसिस ऑफ इसोफेजियल रीजन. हिमेटिमेसिस मतलब कि जीआईटी ब्लीडिंग. हमारा जीआईटी से, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आहार नलिका से, है ना, कुछ ब्लीडिंग हो तो इसको हम, ऊपर से हो तो हिमेटिमेसिस, और स्टूल में आए तो उसको मेलिना बोलते हैं. तो हिमेटिमेसिस मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब मैंने आपको लीवर में पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ाया था. एक बीमारी थी जिसका नाम था इसोफेजियल वेराइसिस, इसोफेजियल वेराइसिस, जिसके अंदर इसोफेगस में वेन फूल गई थी ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन. तो ये पहला कॉज है आपको इसोवेराइसिस. दूसरा होता है मेलोरी विस सिंड्रोम. In this condition, there is a laceration of mucosa at the gastroesophageal junction following the minor trauma such as vomiting and all. एकदम से बहुत जोर से खांसी आई, बहुत ज्यादा तेज डकार आई या उल्टी हुई, तो पूरा इसोफेगस छिल जाता है और फिर वहां से ब्लीडिंग होती है. इसे मेलोरी विस सिंड्रोम बोलते हैं. रप्चर ऑफ इसोफेगस, कैंसर वगैरह की वजह से, ट्यूमर की वजह से, इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर की वजह से, छालों की वजह से, बहुत ज्यादा एसिड आने की वजह से इसोफेगस रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग चालू हो जाती है. इसके अलावा एनुरिज्म फट जाए, हाइटस हर्निया, इसोफेजियल कैंसर, हीमोफीलिया, परप्यूरा प्लेटलेट की कमी, डेंगू में भी ऐसा होता है. इन सब की वजह से इसोफेजियल ब्लीडिंग हो सकती है. इट इज ऑल अबाउट इसोफेजियल ब्लीडिंग, दैट इज हेमेटिमेसिस. नेक्स्ट एक बीमारी है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताई, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस. हाइटस हर्निया की वजह से या खाना खाने के इमीडिएट यदि कोई व्यक्ति लेट रहा है, या भूखे पेट बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है और फिर भी व्यक्ति लेट गया, तो और वो भी उसमें पांव ऊपर करके, तो ग्रेविटी की वजह से
बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे समय के लिए गैस्ट्रिक जूस इसोफेगस में रहेगा और उसको इन्फ्लेम्ड कर देगा, तो इसको बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। इसी का एक और नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। और इसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करता, क्योंकि हम सबके शरीर में कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए गैस्ट्रिक जूस थोड़ा सा ऊपर आता है और उसकी क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि स्फिंक्टर उसको रोक लेता, ज्यादा नहीं आने देता, और कम समय के लिए ही आता है, तो वो इन्फ्लामेशन नहीं कराता। लेकिन ये टाइमिंग ज्यादा हो जाए, 5 मिनट के लिए आता है, रोज चलता है, 50 मिनट के लिए आएगा तो इन्फ्लामेशन कराएगा। 5 ml गैस्ट्रिक जूस आएगा तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, 50 ml आ जाएगा तो इन्फ्लामेशन होगा। तो ये LOS की प्रॉब्लम है, LOS, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, यही आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है इसोफेगस में आपको इतना ही पढ़ना है, ट्यूमर नहीं पढ़ना। ठीक, थोड़ा आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टमक सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरा जीआईटी का, सबसे इंपॉर्टेंट सार है पूरा, है ना। आपको ऐसी की बीमारी पूछेंगे, यदि सेकंड ईयर में क्वेश्चन आएगा तो या तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस पूछ सकते हैं या पेप्टिक अल्सर पूछ सकते हैं। खूब से खूब, यदि आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आ सकता है। ठीक है, जीआईटी से इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। फिर भी मैं सब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी है ना। तो स्टमक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। इट लाइज बिटवीन द इसोफेगस एंड डियोडेनम, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में रहता है, जे शेप्ड होता है, लेजर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर होती है। ऊपर की तरफ इसोफेगस में कार्डियक ओरिफिस होता है, नीचे की तरफ डियोडेनम में पाइलोरिक स्फिंक्टर या ओरिफिस होता है। इसमें बॉडी और फंडस और पाइलोरस 3 पार्ट होते हैं। इसमें फंडिक ग्लैंड होती है जिसकी चीफ सेल पेप्सिन बनाती है जो कि प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, जिसकी पैराइडल सेल एचसीएल और इंटर्नशिप फैक्टर बनाती है। एचसीएल बैक्टीरिया वायरस मारता है, एचसीएल हार्मोन रिलीज करता है, एचसीएल पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है पेप्सिन में। इंटर्नशिप फैक्टर ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, यदि ये नहीं होगा तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। आई टॉट यू इन एनीमिया, अभी लास्ट वीक की बात है, क्लियर है। और म्यूकस नेक्स्ट सेल होती जो म्यूकस बनाती है, म्यूकस भी बहुत जरूरी है। यदि ये म्यूकोजा बैरियर डिफिशिएंट हो जाएगा तो नॉर्मल क्वांटिटी में भी यदि HCl निकलेगा स्टमक में तो वो म्यूकोजा बैरियर उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और हमारे पेट में स्टमक जो कि प्रोटीन का बना है उसमें भी छाले बन जाएंगे। तो म्यूकोजा बैरियर भी जरूरी है, इसके लिए म्यूकस निकलना जरूरी है स्टमक से, और वो निकालती है म्यूकस नेक्स्ट सेल। ये सब आपने अच्छे से पढ़ा है जब आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है। कुछ स्टूडेंट मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, मैंने उनको बिल्कुल डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी सेल्स क्या करती है, और आप सब ने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई हो। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको एनओडी पढ़ाना है। नाउ स्टमक का काम क्या है, तो ये मैकेनिकल मिक्सचर है, हमारे शरीर का मिक्सर। मिक्सर जानते हो ना, कुछ भी खाओ, बढ़िया बोलस खाओ, गैस्ट्रिक जूस में मिक्सी चलती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और काइम बन जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ये। इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें स्टमक बहुत सारे काम करता है, और खाना पचाने का काम भी है ही सही, ब्लड बनाने का काम है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, और ये हमारे शरीर में खाने को स्टोर करता है, ऐसी कैपेसिटी 1.5 लीटर है। ठीक है, तो इतने सारे काम है स्टमक के, आप सब जानते हैं। ठीक, 4 लेयर होती है, आप सब जानते हो पूरी जीआईटी की। सबसे अंदर म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। सबसे मोटी जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो स्टमक की होती है, एंड स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। आप सब जानते हो ये बात। ठीक है, चलो, तो मुझे ज्यादा चीजें नहीं बताना है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, करें स्टार्ट। एक्यूट गैस्ट्राइटिस निकालिए। एक्यूट गैस्ट्राइटिस बोले, कई बार अपन नहीं, अरे यार मेरा पेट खराब हो गया, अरे यार पेट दुख रहा, उल्टी जैसा मन कर रहा, अरे 10 लग गए। गैस्ट्रोएंटराइटिस, कई बार सुना होगा, पेट खराब, जीआईटी डिस्कम्फर्ट, पेट खराब, बदहजमी, कई बार अपन ये शब्द यूज करते हैं। बदहजमी का वैसे दूसरा नाम है डिस्पेप्सिया, ऐसी को हम इनडाइजेशन बोलते हैं, अपच। और बदहजमी या अपच को एक और शब्द बोलते हैं डिस्पेप्सिया, है ना, डिफिकल्टी इन डाइजेशन। स्टमक इन्फ्लाम्ड होगा तभी होगा। इन्फ्लामेशन का 5वां साइन क्या होता है?
कई बार बता चुका हूँ। लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन, तो स्टमक काम नहीं करेगा तो खाना पचेगा कैसे यदि इन्फ्लाम्ड हो गया तो, है ना। तो देखते हैं गैस्ट्राइटिस। आप सबको एक चीज रट जाना चाहिए, साला एक बैक्टीरिया है जो हमारे पाइलोरस एंट्रम में पड़ा रहता है और वो जीआईटी की खूब वार्ड लगाता है। उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, शॉर्ट में इसको एच पाइलोरी बोलते हैं। ये एच पाइलोरी हमारे शरीर में आ जाएगा तो जिंदगी भर परेशान करता है साला ये, है ना। और यही पेप्टिक अल्सर भी कराता है, गैस्ट्रिक अल्सर कराता है, गैस्ट्राइटिस कराता है। तो एक तो ये लफड़ा है। दूसरा, हाईली स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, स्प्रिट शराब, है ना, गंदा खाना, बहुत देर तक भूखे रहना, फिर खाए तो खूब खाना, ठूस लेना, इन सब की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। हायर एंटीबायोटिक्स, और ये दवाई बहुत गर्म पड़ती है, आप सुबह सुबह 8 बजे ना एक पेंटॉप ले लेना या एसी लॉक ले लेना, तभी ये दवाई खाना, तो एसिडिटी होगी। तो एंटीबायोटिक्स या हार्मोनल दवाइयां दिन बढ़ाने की घटाने की, पेन किलर ड्रग्स, इनके साथ में भी हम लोग पेंटोसिड वगैरह देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि वो सभी स्टमक की वाट लगाते हैं। इनको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। एनसेड, एन नॉन, एस स्टेरॉइडल, ए एंटी, आई इंफ्लामेटरी, डी ड्रग्स, एनसेड। तुम्हारी कॉम्बीफ्लेम, ब्रूफेन, डाइनापार, ये सब एनसेड है। और इनके यदि लंबे प्रोलॉन्ग यूज करोगे तो स्टमक की वाट लग जाएगी। एंटीबायोटिक खा रहे हो, स्टमक की वाट लग जाएगी। स्पाइसी फूड खा रहे हो, झन्नाट, चिकन मटन झन्नाट, ये मसाला वो मसाला, है ना, पनीर मसाला, हालत खराब हो। ठीक है। तो पढ़ते हैं, नक्स वोमिका पर्सनालिटियों को बहुत होता है गैस्ट्राइटिस, जो टाइम बे टाइम खाना करते खाते हैं, एक टाइम भूखे रह जाते हैं, दारू बहुत पीते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर सिफिलिस रहता है उनको, है ना। तो गैस्ट्राइटिस इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर एनी कंडीशन विद अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अपर एब्डोमिनल डिस्क, अरे मेरा पेट खराब है, अब पेट में स्टमक ही आता है वैसे बेसिकली देखा जाए तो, बोलते ना स्टमक अपसेट हो गया मेरे को, तो इसमें इंडाइजेशन होता है यानी डिस्पेप्सिया, और कुछ क्लिनिकल साइंस भी आते हैं। हालांकि आप सोनोग्राफी वगैरह कराओगे तो कुछ नहीं निकलेगा, पूरे जीआईटी में कहीं भी इंफ्लेमेशन होगा, सोनोग्राफी में कुछ नहीं मिल सकता। आपको बेरियम मिल कराना पड़ेगा, सीटी एमआरआई कराओ, एंडोस्कोपी कराओ, बाकी यूएसजी यूएसजी में कुछ नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा होता है एंडोस्कोपी कराओ। ठीक है, चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस्ट्रिक, यदि गैस्ट्राइटिस यदि लंबे समय तक चलता रहेगा तो ये गैस्ट्रिक अल्सर करा सकता है, पेट में छाले, और यही गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करा सकता है, पेट का कैंसर। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। दो टाइप का होता है, एक्यूट क्रोनिक, में आपको एक्यूट पढ़ा रहा हूं, उसी का भाई बहन क्रोनिक भी। एक्यूट वजह है डाइट एंड हैबिट्स, उसमें पहला है हाईली स्पाइसी फूड। बोले अपन तो झन्नाट खाना खाते हैं बाबा, खाओ तो आग निकलती आग, ऐसा खाना खाते हैं, है ना। मैं जहाँ रहता हूँ कुक्षी में, सच में वहां पे यदि ढाबे वाबे का खाना खा लो आप, पंगत वंगत का, आलू बड़े वहां के बहुत फेमस है। एक वो बेसन की मिर्ची होती है पकोड़े जैसी, वो खाओ, इधर से आग निकलती है, फिर भी मन करता है खाने का क्योंकि टेस्टी होती है। तो आग निकलती आग। हमारे यहाँ पे कोक्षी के जस्ट पास में एक आदिवासी एरिया है, कालीराजपुर के पास में, वहां पे एक आदिवासी व्यक्ति, है ना, दाल बाफले बनाता, दाल पानी है, मक्की के बाफले है वो। तो जब भी वहाँ खाना खाने जाते हैं तो एक अलग से बघार भी निकाल के देता है। कुछ लोग होते हैं जिनको उतनी तीखी दाल में भी कम तीखापन लगता है, तो फिर वो बघार मिला के, बघार जानते हो ना, बघार, ठीक है, वो मिला के खाते हैं। और लहसुन की मिर्ची वाली चटनी, हरी तलेली मिर्ची, मतलब आग है आग। और आप में से जो लोग इंदौर रहते हैं, तो अभी तो राजवाड़ा बंद है वैसे अब, लेकिन जब भी खुलेगा तो एक रात को 8 बजे से, एक 8 से 11, जस्ट राजवाड़ा के सामने एक जन्नाट कचौरी मिलती है। जन्नाट कचौरी मैंने तो आधी खाई, आग निकल गई इसलिए मैं नहीं खा पाया मैं। बट वो पूरा लाल मिर्च का मसाला रहता है, लहसुन वसन में डाल के। मूंग की तो 4-5 दाल ही रहती है, 4-5 दाल, जबकि मूंग की दाल की कचौरी बनती है ना, लेकिन उसमें मूंग दाल 4-5,
बाकी 50-60 ग्राम लाल मिर्ची, उसको झन्नाट कचौरी बोलते हैं। रोज 200-300 लाता है, 200-300 बिक जाती है। समझो ऐसे भी लोग हैं जो खाते हैं। अब लोग चाहते ही है कि उनको पाइल्स डेवलप हो जाए एक बार में, तो कोई क्या कर सकता है ना। तो हाईली स्पाइसी फूड, एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन। हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, कुक्षी वगैरह है, आदिवासी एरिया, वहां लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन वो कहीं भी जुगाड़ करके दारू पीने के पैसे रखते देशी। 100 रुपए आएंगे तो 100 की दारू पी जाएंगे खाली पेट। अब खाली पेट दारू पियोगे तो वाट लगेगी, है ना। माल न्यूट्रिशन बताया ना, खाने को पैसे नहीं, माल न्यूट्रिशन। हेवी स्मोकिंग, दे बीड़ी दे सिगरेट। इन्फेक्शन में बताया था मैंने, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, टाइफाइड, स्टेफाइलो फूड पॉइजनिंग, वायरस में हेपेटाइटिस। ड्रग्स में मैंने बताया था एनसेट्स। क्या फुल फॉर्म है सेकंड प्रॉफ वालों, बताना जरा एनसेट्स का कोई एक। क्या फुल फॉर्म है? No, non-steroidal anti-inflammatory drug. एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स क्या आते हैं इसमें? कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन, डायनापार, है ना ये। ठीक है, कुछ केमिकल होते हैं, है ना, कुछ वो तेजाब पी ले, कोई फिनॉल पी ले, या तनाव। कोई बताएगा सेकंड प्रॉफ वाले हो, स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस कैसे हो सकता है? ठीक है, जो बताएगा उसको 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क। बताओ बताओ। व्हाई causes स्ट्रेस कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस? व्हाई, कोई बताएगा? नहीं आता। स्ट्रेस जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस में या इमोशनल कंडीशन में वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व चिंता तनाव में। और वेगस नर्व का एक और नाम है न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व। तो वेगस नर्व जब भी एक्टिवेट होगी तो वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाएगी थ्रू द वेगस नर्व। मतलब ये आपको, आप सब पढ़ चुके हो सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस फर्स्ट ईयर में। तो वेगस नर्व एक्टिवेट होने से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, और अत्यधिक गैस्ट्रिक जूस के रिलीज होने की वजह से गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा। तो तनाव एक बहुत बड़ा कॉज है, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ आपको जस्ट अभी। ठीक है, तो इमोशनल फैक्टर, ठीक है, बर्न हो जाए, बर्न में भी पेट में छाले हो सकते हैं जिसको कर्लिंग अल्सर बोलते हैं। ये एनआरएच में पूछा भी गया था कई बार। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। ग्रॉसली क्या मिलेगा यदि आप देखोगे तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा इडिमेटस मिलेगा, रेड मिलेगा, हेमरेजिक स्पॉट्स मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिकली यदि एक्यूट है तो न्यूट्रोफिल मिलेगी, क्रोनिक में कौन मिलेगी? मोनोसाइट। नेक्रोसिस मिलेगा क्या? एक्यूट में नहीं मिलेगा, क्रोनिक में मिलेगा। इट इज ऑल अबाउट एक्यूट गैस्ट्राइटिस। उल्टियां होगी, जी मचलाएगा, भूख नहीं लगेगी। कोई बताएगा भूख क्यों नहीं लगेगी? स्टमक इन्फ्लामेशन में भूख क्यों नहीं लगेगी? सेकंड ब्रॉफ वालों बताओ। सर वो जो पहले वाला था वही डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल्स मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो सेल्स सिक्रीट नहीं करेंगे गैस्ट्रिक जूस वगैरह। थोड़ा सा ही है ना। देखो इन्फ्लामेशन का जब पांचवा साइन है ना सर, लॉस ऑफ फंक्शन, तो इसलिए ऑब्वियसली वो भूख नहीं लगेगी, कि उसकी पैस्ट मूवमेंट ही कम हो जाएंगी ना सर। जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना उसको हम एपेटाइट जूस बोलते हैं, एपेटाइट जूस। तो स्टमक इन्फ्लाम्ड है तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं होगा, और गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं होगा तो एपेटाइट नहीं आएगी, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस इज अ एपेटाइट जूस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन एग्जैक्टली एपेटाइट जूस रिलीज नहीं होगा, ये मेन कारण है ना। ठीक है, हम करते हैं ना कुछ सिफेलिक फेज वगैरह में, क्या कभी कहीं खाना खाने जाओ तो
अचार चाटते हैं, पापड़ खाते हैं स्नैक्स में, है ना, वेज लॉलीपॉप, है ना, वेज कोथे, मैंचूरियन, चिली पनीर, और नाम लो कुछ। तो ये सब स्टार्टर क्यों होते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा भी हमारे मुंह में स्वाद लगता है, या हम लोग खुशबू ले रहे हैं खाने की, या खाना देख रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं, आप स्मेल आ रही है, तो सिफेलिक फेस से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और फिर हम बोलते हैं ना, और यार भूख भड़क गई यार, अब तो और भूख लग रही है, क्योंकि वो क्या निकलने लग गया आप शरीर से, गैस्ट्रिक जूस। क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक, एक 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, फिर पेप्टिक अल्सर स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेप्टिक अल्सर। अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक मैंने जो पढ़ाया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? पूछो, या कल पढ़ लेना, कल रिवाइज कर लेना। आपका किडनी का टेस्ट था आज, अब वो कल होगा। है ना, कल मैं 12 बजे टेस्ट दूंगा आपको, 12 से 1:15 का टाइम रहेगा। ठीक है, ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर। मुझे लगता है आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईटी में माउथ टू एनस
कहीं पर भी यदि म्यूकोजा या टिश्यू में डिसकंटिन्यूटी हो जाए, वुंड बन जाए, तो इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। बट ये वुंड जो है उसकी वजह एसिड पेप्सिन सिक्रेशन होना चाहिए, तभी वो पेप्टिक अल्सर कहलाए। तुमने तेजाब पी लिया, तुम्हारे मुंह में छाले हो गए, आप बोलो सर आपने तो बोला था कि मुंह में से लेके नस तक कहीं पे भी छाले हो जाए तो पेप्टिक अल्सर है, तो ऐसा नहीं है। एसिड पेप्सिन सिक्रेशन यानी यदि अत्यधिक एचसीएल से हो जाए म्यूकोसल डाइजेशन, या पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाए, क्योंकि हमारा पूरा जीआईटी भी किससे बना है? प्रोटीन से बना। तो एसिड पेप्सिन सिक्रेशन यदि जिम्मेदार है तो वो पेप्टिक अल्सर है, नहीं तो वो कुछ और है। मैं आपको बताऊंगा, मुंह में छाले होता है स्टोमेटाइटिस, थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ोगे, तो वजह अलग अलग थी, कोई विटामिन B12 कम हो गया है ना, कहीं और बहुत सारी वजह है, तो मुंह के छाले अलग हो गए बीमारी। फिर आपको पीछे आएंगे, ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, उसमें भी हमारे पेट में छाले होते हैं, बट वजह अलग है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो वो भी पेप्टिक अल्सर नहीं है। टाइफाइड में भी पेट में छाले बन जाते हैं, बट वो पेप्टिक अल्सर नहीं है। टीबी में भी पेट में छाले बन जाते हैं, बट वो पेप्टिक अल्सर नहीं है। क्यों नहीं है पेप्टिक अल्सर? क्योंकि उसकी वजह एसिड पेप्सिन सिक्रेशन नहीं है, ये बात मायने रखती है। समझ में आया? तो 99% फिर क्या हुआ, पेप्टिक अल्सर में दो ही वेराइटी है, एक गैस्ट्रिक अल्सर है और एक डियोडनल अल्सर। क्योंकि स्टमक से ही निकलता है एचसीएल और पेप्सिन, तो या तो जहां से निकला वहीं वहीं छाले करा सकता है स्टमक में गैस्ट्रिक, या फिर वो स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है एचसीएल और पेप्सिन वाला, वो डियोडनम में चले जाए और डियोडनम की वाट लगा दे, डियोडनल अल्सर। यदि आपके पास 5 मरीज आए पेप्टिक अल्सर के, तो उसमें से 4 मरीज डियोडनम वाले होंगे। कितने? 4। यानी डियोडनल अल्सर आर 4 टाइम मोर कॉमन देन द गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, अब बताता हूं गैस्ट्रिक अल्सर होता क्यों है। देखो बेटा, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें एचसीएल भी होता है नेचुरली, उसमें पेप्सिन भी होता है, हम सब के शरीर में अभी ये रोज हो रहा है। बट क्या हमारे स्टमक में छाले हैं? नहीं, क्योंकि भगवान ने हमको म्यूकोजा बैरियर दिया है, और जब तक ये म्यूकोजा बैरियर सशक्त है ना, इंटैक्ट है, डेफिशिएंट नहीं है, तब तक हमको स्टमक में छाले नहीं होंगे। और जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 55 साल, तो हमारा म्यूकोजा बैरियर डेफिशिएंट होगा। हालांकि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जल्दी भी हो सकता है 45-50 साल में भी। यदि ऐसा इसलिए हो सकता है कि किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, कोई बहुत ज्यादा शराब पी रहा हो, बहुत सारा स्मोकिंग कर रहा हो, एच पाइलोरी बार बार शरीर में आ रहा है, तो हो सकता है उसका म्यूकोजा बैरियर जल्दी डेफिशिएंट हो जाए। अदरवाइज 60, 65, 70 साल में हम सबको ये होगा, और उस वजह से नॉर्मल क्वांटिटी में भी जो एचसीएल निकलेगा वो भी हमारे पेट में छाले कराएगा, एसिडिटी कराएगा 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में। तो गैस्ट्रिक अल्सर की मुख्य वजह म्यूकोजा बैरियर की डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है? म्यूकोजा बैरियर की। वहीं डियोडनल अल्सर जो होता है ना, अब देखो डियोडनल अल्सर में क्या होता है, स्टमक से निकला गैस्ट्रिक जूस, उसमें होता है एचसीएल और पेप्सिन, वो कभी भी डायरेक्टली डियोडनम में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें जो गैस्ट्रिक जूस निकला है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरह तो वहीं स्टमक में ही रहता है, और वो जब भी फूड आएगा तो वो बोलस को काइन में कन्वर्ट कर देगा, गैस्ट्रिक जूस में पूरा मिक्स हो जाएगा, और फिर काइन जो है वो डियोडनम में जाता है। तो फिर वो काइन इतना एसिडिक नहीं रह जाता कि वो डियोडनम में छाले बना दे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। लेकिन यदि कोई व्यक्ति खाली पेट है, या किसी का बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा गैस्ट्रिक जूस का, बोलस को हमने बना लिया काइन में, फिर भी 20-25 ml गैस्ट्रिक जूस साला बचिच गया, तो फिर वो सिक्रेट होगा डियोडनम में और छाले होंगे। तो डियोडनल अल्सर की मुख्य वजह हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड है, या फिर एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब एसिड यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाएगा? तो वही, आप तो खाना ही नहीं खा रहे हो, नक्स वोमिका में यही होता है ना, और इसलिए ये यंगस्टर को ज्यादा होता है।
कि भैया प्यार मोहब्बत में भूख ही नहीं लग रही, अब वो शरीर में तो लग रही है, तुमको महसूस नहीं हो रही है, आप प्यार मोहब्बत में लगे पड़े हो, तो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस तो निकलेगा और वो डिओडनम में छाले बनाएगा। कोई बेचारा एमआर है, तो वो सुबह से 11 बजे से बैठे लाए डॉक्टर के पास, नहीं 3 बज गए, भूख लगते लगते, लेकिन डॉक्टर अब बुलाए अब बुलाए अब बुलाए, बेचारा भूखा था और वो गैस स्टमक गैस्ट्रिक जूस से स्टमक से एचसीएल निकल रहा था, बट वो खा नहीं पाया, तो यूटिलाइज नहीं हुआ। कई बार आपके साथ ऐसा होता, कॉलेज गए आप लोग, ऐसे फंस गए, हमारे प्रिंसिपल सर एसपी सिंह सर जब वो लेक्चर लेते हैं, तो हमेशा वो लेक्चर में ऑर्गेनाइज पढ़ाना चालू करते हैं, महाभारत रामायण में घुस जाते हैं, ब्रह्मांड में, और फिर है ना, हमेशा लंच खत्म, साफ हो जाता है। तो अब भूख लग रही, लंच साफ हो गया, ऐसा रोज होगा तो फिर एचसीएल तो निकलेगा, डिओडनम में डिओडनम की वाट लग जाएगी। इसलिए यंगस्टर को ज्यादा होता है, या जो इमोशन स्ट्रेस जिनको होता है, वेगस नर्व जिनकी एक्टिवेट रहती है ज्यादा, उनको भी डिओडनल अल्सर ज्यादा। तो गैस्ट्रिक अल्सर बुढ़ापे में होते हैं और उसकी वजह म्यूकोसा बेरियर की डेफिशिएंसी है, जबकि डिओडनल अल्सर यंगस्टर को होता है और इसकी वजह हाइपर एसिडिटी है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पेप्सिन है, या भूखे रहना है, या वेगस नर्व का ज्यादा एक्टिवेट रहना है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर ए ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा होता है और डिओडनल अल्सर ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा होता है। और मैं बता दूं आपको, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, मुझे मतलब कि साइंस को नहीं मालूम कि वाई ओ ब्लड ग्रुप है मोर ससेप्टेबल फॉर डिओडनल अल्सर एंड ए ब्लड ग्रुप है मोर ससेप्टेबल फॉर गैस्ट्रिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। आई डोंट नो, साइंस डोंट नो, तो पूछना भी मत कि सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक अल्सर होगा, है ना, तो सिम्टम्स की बात करूं, गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो व्यक्ति जब भी खाना खाएगा उसका पेट दुखेगा, इट्स लाइक जख्मों पे नमक मिर्च छिटक रहे हैं, समझो आप, पेट में छाले हैं स्टमक में, आपने कहीं खाया तो बेचारे छाले वाले स्टमक को काम करना पड़ेगा, उसमें नमक मिर्च उसके संपर्क में आएगी, क्योंकि तुम बिना नमक और बिना मिर्च खाना खाते हो क्या, नहीं, तो बेहतरीन जलन होगी, खाना खाएगा तो पेट दुखेगा। तो एक केलकेरा फॉस नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन भी है जिसमें लिखा है एवरी अटेम्प्ट ऑफ ईटिंग कॉजेस कोलिक, जब जब व्यक्ति खाना खाता है पेट दुखता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर की विशेषता है। और डॉक्टर साहब खाने का तो नाम ही मत लो, पहली बात तो भूख ही कम लगती है, और खाओ ना, जैसे आप पेट दुखता है, एक रोटी खाता हूँ और 2 रोटी साली उल्टी में बाहर भी आ जाती है, और सब पेट दुखता है, तड़प जाता हूँ डॉक्टर साहब, खाना तो मेरे लिए जहर है, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरे को भूख लगे ही नहीं, मैं खाऊं नहीं। एवरी अटेम्प्ट ऑफ ईटिंग कॉजेस कोलिक, और वही डिओडनल अल्सर ज्यादा खाता है, क्यों, क्योंकि वो जब जब खाली पेट होगा तब तब उससे एचसीएल निकल के रीच कर कहां चले जाएगा, डिओडनम में, और उस वजह से फिर एसिडिटी एग्रावेट हो जाएगी। तो डिओडनल अल्सर वाले को खाना खाते से ही आराम आएगा, बोले यार बहुत एसिडिटी हो रही यार, मैं ठंडा दूध वूध दे यार, मैं ठंडा दूध पी लेता हूँ, जरा सेव परमल दे, सेव कम डालना परमल ज्यादा, अरे लड्डू दे, बिस्किट दे, ब्रेड दे, है कि नहीं। डिओडनल अल्सर वाले तो क्या करते हैं, जब सोते हैं ना, उनको मालूम है खाना खाएंगे 4 घंटे बाद पच जाएगा, जैसे ही खाली पेट होगा पेट दुखेगा, तो वो अपने पास में ही गिल्लास विल्लास दूध वूध का भर के रखते हैं, सेव मिक्सचर लड्डू वड्डू बिस्किट साथ में रखते हैं, नींद में से ही एकदम सोते 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 एकदम उनकी एसिडिटी होगी, बहुत 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 नींद खुलेगी, दूध पिया, एक फुक्का सेव परमल खाए, लड्डू खाए, पानी पिया, वापस, क्योंकि 4-5 घंटे में स्टमक खाली तो होगा, तो गैस्ट्रिक जूस रिसेगा। तो डिओडनल अल्सर में पीरियोडिसिटी भी मिलती है कि खाना खाने के 4-1 घंटे बाद में खाली पेट में दर्द होगा, तो भरे पेट दर्द होता है गैस्ट्रिक अल्सर वाले को, खाली पेट दर्द होता है डिओडनल अल्सर। खाना खाने से पेट दर्द बढ़ जाता है गैस्ट्रिक का, खाना खाने से आराम मिलता है डिओडनल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रही है। गैस्ट्रिक अल्सर एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, ठीक है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये दिस इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये लेफ्ट साइड में है ना, और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो यहाँ होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। जबकि डिओडनल अल्सर जो होता है डिओडनम राइट साइड में होती है, राइट लंबर रीजन में, तो राइट साइड में दर्द होता है डिओडनम। क्लियर है, ये बात भी समझ में आ गई। चलो, सीजनल वेरिएशन डिओडनम में मिलेगा, क्योंकि ठंड में ज्यादा भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी, तो डिओडनम अल्सर ठंड में तकलीफ देते हैं। ठीक है, बढ़ू आगे।
अब डाइट कौन चूज करेगा, गैस्ट्रिक की डियोडनम, कोई बताएगा? ब्लांट डाइट कौन चूज करेगा? बोले मेरे को तो डॉक्टर साहब फीकी दाल खाता हूँ, फीकी दलिया खाता हूँ, दूध रोटी खाता हूँ, फल खा लेता हूँ, मिर्ची विर्ची बिल्कुल नहीं खाता, ऐसा कौन बोलेगा? डियोडनम की गैस्ट्रिक वाला बोलेगा सर, गैस्ट्रिक वाला। गैस्ट्रिक वाला बोलेगा, सही है, क्योंकि नमक मिर्ची सबसे पहले एक्सपोज कहाँ होती है? स्टमक में। अब स्टमक नमक मिर्ची सब जद्दोजहद करके निपटा देता है और फिर काइम बन के जाता है वो डियोडनम में। तो डियोडनम में छाले हो भी तो नमक मिर्च खा सकता है व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गैस्ट्रिक वाले ने जरा भी नमक मिर्ची खाई, इट्स लाइक जख्मों पे नमक मिर्च छिटकना, तो गैस्ट्रिक वाला तड़प जाएगा बेचारा। ठीक है, तो डाइट कौन चूज करता? गैस्ट्रिक। कोई आपके यहाँ मेहमान आया गैस्ट्रिक अल्सर वाला, तो बोलेगा बेटा मेरे लिए फीकी दाल बना देना, घी रोटी और दूध रोटी, फीकी दाल फीका दलिया, मिर्ची का एक कतरा भी मत डालना बेटा, बहुत पेट दुखता, जलन बहुत होती, 4-4 दिन तक जलन नहीं जाती। और डियोडनम अल्सर वाले, अरे अंकल आपको तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाँ लेकिन उसमें चरखी दाल बनी, हाँ अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिडिटी जब अपन खाना नहीं खाते ना तब होती है, खाते हैं पेट भर खा लेते तो बहुत बढ़िया लगता है। तो डियोडनम वाला कभी भी चॉइस नहीं रखता। हेल्थ किसकी बढ़ती जाएगी? हेल्थ डियोडनम वाले की। वो तो इतना किस्मत वाला है कि रात को 2 बजे भी रात को 2 बजे भी उठ के दूध पी रहा है, न लड्डू खा रहा है, न परमल खा रहा है, मतलब इट इज लाइक अलार्म, और खा रहा है, और दिन में भी 4 बार खाएगा तभी तो उसको एसिडिटी नहीं हो रही, तो उसकी हेल्थ बढ़ती जाएगी। और हेल्थ डिटोरिएट किसकी होगी? गरीब की, गैस्ट्रिक की। पहली बात तो भूख लगती ही नहीं, फिर भी खाएगा तो पेट दुखेगा, खाना बंद कर देगा, खाएगा तो उल्टियां हो जाएगी, तो और निकल जाएगा, खाया पिया कहीं नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, तो इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर की हेल्थ डिटोरिएट होगी। आया समझ में? ये लफड़ा मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। एक चीज और समझ लो, गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो उल्टी में ब्लड आएगा, हिमेटिमेसिस, और डियोडनल अल्सर होंगे तो स्टूल में ब्लड आएगा, मेलिना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, समझ में आ गया? स्टमक में लेजर कर्वेचर में और पाइलोरस में अल्सर ज्यादा होते हैं, और फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडनम में अल्सर ज्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टमक से एचसीएल फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडनम में जाता है, फिर दूसरे नंबर पर सेकंड पार्ट, तीसरे नंबर पर थर्ड पार्ट, सबसे कम अल्सर बनने के चांसेस कहाँ रहेंगे? फोर्थ पार्ट में, तब तक तो एसिड पूरा जला देगा। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन बढ़ा रहा हूँ, फिर इन दोनों में अंतर पूछते हो बताऊंगा। पेप्टिक अल्सर आर द एरिया ऑफ डिजनरेशन नेक्रोसिस ऑफ जीआईटी म्यूकोजा एक्सपोज टू द एसिड पेप्सिन सिक्रेशन। माउथ से लेके एनस तक में कहीं पर भी छाले बने और उसकी वजह एचसीएल और पेप्सिन होना चाहिए, तो पेप्टिक अल्सर है। ये लिखा, दे कैन अकर एट एनी लेवल ऑफ जीआईटी बट एक्सपोज होना चाहिए एचसीएल और पेप्सिन से, सो दे आर मोस्टली कॉमनली 99% वो या तो स्टमक में बनेंगे या डियोडनम में, और उसमें भी 4:1 का रेशो है, डियोडनम 4 गुना ज्यादा कॉमन है। वजह क्या हो सकती? स्ट्रेस है ना, ट्रोमा, बर्न, ड्रग में पेन किलर खा रहे हो, कॉफी, चाय, शराब, है ना, सिगरेट ज्यादा पी रहे हो, नक्स वोमिट। चाय पीने से एसिडिटी होती कि नहीं? बोले यार एसिडिटी हो रही, चाय मत पीना। ठीक है, तो ये वजह है। और वही तुम्हारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एनसेट्स, गैस्ट्राइटिस, है ना, स्पाइसी फूड, स्प्रिट, स्मोकिंग, सिफिलिस, सेप्सिस, ये सभी जो है ये क्रोनिक अल्सर करा। तो तनाव और जेनेटिक में बता दिया मैंने, गैस्ट्रिक ज्यादा किनको होता है? ए वाले को, और डियोडनम ज्यादा किसको होता है? बी वाले, ओ वाले को। ठीक है, चलो कॉजेस तो थे। अब टेबल नंबर 20.3 निकालो। टेबल नंबर 20.3 सबसे इंपोर्टेंट, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, ये टेबल जो बताती है डिफरेंस बिटवीन द अल्सर्स। ठीक है, तो डियोडनल अल्सर ये 4 गुना ज्यादा कॉमन होते हैं बजाय गैस्ट्रिक के। दूसरा, ये यंगस्टर को होते हैं 20-30 साल की उम्र में, और ये पुरुषों में भी 4 गुना ज्यादा कॉमन होता है। कोई सा भी छाला ले लो, 4 गुना ज्यादा कॉमन होता है पुरुषों में। तो एसिडिटी के ज्यादा मरीज कौन से होंगे, किससे मिलेंगे आपको? पुरुषों को। तनाव ज्यादा किसको होता है? पुरुषों को। डाइट किसकी रेगुलर होती है? पुरुषों की। ज्यादा ढाबे वाबे का खाना, दारू पीना, सिगरेट, इन्फेक्शियस एच पाइलोरी वाला पानी पीना ढाबे का, किनको होता है? पुरुषों को, है ना। तो ज्यादा छाले किसको बनेंगे? पुरुषों। महिलाएं तो लॉकडाउन में हो, कर्फ्यू लगे लियो, कहीं भी हो, बेचारा पति फंसेला है ना,
लेकिन वो फंसा हुआ है। महिलाएं तो कर्फ्यू भी लगे लिए तो घर में पोहे बघार लेगी, खिचड़ी बघार लेगी और खा लेगी, पति आए नहीं आए। तो उसका तो टाइम टू टाइम पोहा खिचड़ी चल रहा है, खाना चल रहा है, और वो गरीब कमाने गया हुआ पति बेचारा, है ना, समझ गए। ठीक, तो इसलिए पुरुषों में ज्यादा होती है। और गैस्ट्रिक अल्सर बुढ़ापे में ज्यादा कॉमन, 60-70 साल की उम्र में। etiology, duodenal ulcer commonly is a result of H. pylori infection and hypersecretion of acid and pepsin. ये सिरोसिस में भी ज्यादा मिलता है, तंबाकू खाने से ज्यादा मिलता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले को ज्यादा मिलता है, और स्ट्रेस जिनको ज्यादा होता है उनको ड्यूोडेनल अल्सर ज्यादा मिलते हैं। वही गैस्ट्रिक अल्सर ये भी एच पाइलोरी से होता है, बट इसकी मुख्य वजह है म्यूकोसा बैरियर की डेफिशिएंसी, इसलिए एजिंग की वजह से ज्यादा होता है, बुढ़ापे की वजह से। पैथोजेनेसिस, duodenal ulcer due to mucosal digestion of hyper acid, ये मेन बात है। डिओडनम में तो म्यूकोसा बैरियर था ही नहीं, फिर हाइपर एसिडिटी की वजह से हो गया, या तो ज्यादा एसिड बन रहा है या भूखे पेट हो तो भी एसिड ज्यादा डिओडनम में जा रहा है, ये वजह है। वहीं गैस्ट्रिक अल्सर में तो एचसीएल बराबर जितना है उतना ही निकल रहा है, हो सकता कम भी निकल रहा हो, लेकिन फिर भी म्यूकोसा बैरियर कम है, म्यूकोसा बैरियर डेफिशिएंट हो गया, जिससे कम मात्रा में भी एसिड छाले बना रहा है, कम मात्रा में। ठीक है, चलो चेंजेस, ये डिओडेनल अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम में होते हैं, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर पाइलोरस में और लेजर कर्वेचर पे ज्यादा होते हैं। 1 से 2.5 सेंटीमीटर के साइज के राउंड ओवल शेप्ड अल्सर बनते हैं, और चारों लेयर जो होती है वही की वही पूरी पूरी कोरोड हो जाती है। तो ये चेंजेस दोनों में सेम है। कॉम्प्लिकेशन, हेमरेज हो सकता है डिओडेनल अल्सर में, क्योंकि ब्लीडिंग होगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, छाले बने हैं। परफोरेशन, डिओडेनम की लेयर छोटी होती है, फट सकती है, मैलिग्नेंसी तक भी हो सकती है। गैस्ट्रिक का परफोरेशन कम कॉमन है, क्योंकि जो मस्कुलर लेयर है वो बहुत बड़ी होती है, बाकी हेमरेज होगा, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर, डिओडेनल अल्सर में है पेन फूड रिलीफ पैटर्न, पेट दुखा, एसिडिटी हुई, खाना खाया, आराम मिल गया। तो खाना खाने से आराम है डिओडेनम में, खाना खाने से तकलीफ है गैस्ट्रिक में। नाइट पेन किसमें होगा, डिओडेनम में। क्यों, आपने रात को 9 बजे खाना खाया खूब से खूब, तो 1:30-2 बजे भूख लग जाएगी और एसिडिटी होगी। गैस्ट्रिक अल्सर में रात को दर्द नहीं होता, वॉमिटिंग ज्यादा होती है, गैस्ट्रिक में, डिओडेनम में नहीं होती। स्टूल में ब्लड ज्यादा आता है, डिओडेनम में उल्टी में ब्लड कम आता है। गैस्ट्रिक में उल्टी में ब्लड ज्यादा आता है, हेमेटोमेसिस, स्टूल में ब्लड कम आता है। वेट लॉस डिओडेनम में नहीं होता है, जबकि बढ़ जाता है, जबकि गैस्ट्रिक के अंदर वेट लॉस बहुत मिलता है, क्योंकि वो खा नहीं सकता। पर्टिकुलर चॉइस नहीं होती डिओडेनम में, कोई ब्लाइंड डाइट चूज नहीं करता, कोई फीकी दाल फीकी खिचड़ी विचड़ी नहीं खाता, जबकि गैस्ट्रिक वाला फीकी दाल, फीका घी की रोटी, घी रोटी ने दूध रोटी ने, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। टेंडरनेस मिलती है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, डिओडेनम में, जबकि टेंडरनेस मिलती है, दर्द छूने पे दर्द होता है गैस्ट्रिक में। ठीक है, सीजनल वेरिएशन, ठंड में तकलीफ बढ़ जाएगी डिओडेनम में, और गैस्ट्रिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, उनको डिओडेनल अल्सर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द वेगस नर्व। गैस्ट्रिक में ऐसा कुछ नहीं, बुढ़ापा आएगा, म्यूकोसा बैरियर डेफिशिएंट होगा और छाले होंगे। तो इट इज ऑल अबाउट योर पेप्टिक अल्सर। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, है ना, एसिलॉक दे दो, पेंटोसिड दे दो, कॉज ठीक करो, है ना, और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, दिन में 2-3-4 बार, तो ना स्टमक में ज्यादा तकलीफ हो, ना डिओडेनम में, है ना, तनाव न लो। इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, वेगोटोमी, वेगस नर्व काट देते हैं, तो भले तनाव लो, चिंता करो, तो सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस नहीं होती, वेगस नर्व काटने से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना आधा हो जाएगा, और आधा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा तो पेट में छाले कम। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर पेप्टिक अल्सर। कल मैं आपको परसों गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पढ़ाऊंगा और दूसरी चीजें। ठीक है, तो समझ में आ गया, एग्जिट हो जाओ।